Greetings. I hope you all are doing well. And we are here with yet another very informative session pertaining to the new criminal laws that have been gifted to us by the legislature. Today we are going to discuss a very important aspect related to the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, which is the new CRPC. Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, which is the new CRPC. It received the presidential assent on the 25th of December 2023, and today we are going to have a discussion related to chapter number 35 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023, which corresponds to chapter number 33 of CRPC 1973. Yes, you have guessed it correctly. We are going to have a discussion on the changes that have been brought about by BNSS 2023 in the provision of bail and bonds. आज हमारी चर्चा होगी कि बेल और बॉन्ड्स से रिलेटेड जो प्रोविजंस थे सीआरपीसी 1973 के चैप्टर नंबर 33 में क्या तब्दीलियां आई हैं, क्या चेंजेस आए हैं, क्या हमें नया देखने को मिल रहा है when we talk about the chapter related to bails and bonds, that is chapter number 35 in the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023. आइए चर्चा करते हैं. सबसे पहले तो जो हमें चेंज देखने को मिलता है बीएनएसएस 2023 में, वो हमें चैप्टर नंबर 35 में देखने को नहीं मिलेगा. बेल्स एंड बॉन्ड्स में जो डेफिनेशन क्लॉज है सेक्शन नंबर 2, हमें वहां पे जाना पड़ेगा. सबसे पहले जो क्लॉज बी है, जहां पे बेल शब्द को अब डिफाइन कर दिया गया है. कभी भी अगर आप सीआरपीसी 1973 में देखेंगे, हमारे पास बेल की कोई डेफिनेशन नहीं थी, पर बीएनएसएस 2023 में बेल शब्द को भी अपने आप में डिफाइन कर दिया गया है. सेक्शन 2 क्लॉज बी. नाउ इट्स अगेन वेरी सिंपल टू रिमेंबर. बी इज द क्लॉज एंड बी फॉर bail. It's very simple to remember. Any person who is suspected or accused of what? Committing an offense. इस व्यक्ति की जब हम रिलीज की बात करते हैं फ्रॉम कस्टडी ऑफ लॉ ऑन सर्टेन कंडीशंस, उसको हमने नाम दिया है बेल का. वेरी सिंपल डेफिनेशन, येट इट क्लैरिफाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेल. ऑफ कोर्स हमें बेल की परिभाषा पहले भी बखूबी समझ आती थी, बट जब एक लेजिस्लेचर में बेल की परिभाषा दी होती है तो एम्बिग्विटी का, कंफ्यूजन का कोई भी स्कोप नहीं बचता. व्हेन अ पर्सन हु इज अक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड of committing an offense, when we talk about the release of that person on certain conditions, either with a bail bond or by the execution of a bond, that is known as bail. Bail bond और bond क्या है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बीएनएसएस ने bail bond और bond को भी डिफाइन कर दिया है, जो पहले सीआरपीसी में डिफाइंड नहीं थे. पर बेल है defined section 2 clause B में, when a person is basically released. What kind of person? Who is either suspected, यानी कि शक है इस व्यक्ति ने ऑफेंस करा, और he is accused, यानी कि वह व्यक्ति अभियुक्त हो चुका है, प्राइमा फेसाई एविडेंस मिल चुका है, व्यक्ति अभियुक्त है, उस व्यक्ति के खिलाफ इशू प्रोसेस हो गया है, चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं. Either a person is suspected of committing an offense, इन्वेस्टिगेशन जारी है, या एक व्यक्ति अक्यूज्ड है, अभियुक्त है, चार्जशीट पुलिस रिपोर्ट में नाम आ चुका है उस व्यक्ति का, इशू प्रोसेस हो गया उस व्यक्ति के अगेंस्ट, चार्जेस फ्रेम होंगे, ट्रायल चलेगा. अक्यूज्ड है वो व्यक्ति, सस्पेक्टेड भी हो सकता है या अक्यूज्ड भी हो सकता है.
दोनों व्यक्तियों की जब हम रिलीज की बात करते हैं ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस बाय द कोर्ट, कि भाई कोर्ट ने कहा है इस डेट पे आप कोर्ट में प्रस्तुत होंगे, हर हफ्ते जाकर पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाएंगे, इस तरीके की जो कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को कंप्लाई करते हुए या तो आपने बेल बॉन्ड या बॉन्ड एग्जीक्यूट करा हो, उस व्यक्ति के रिलीज की बात हो, तो उसे हम कहते हैं बेल, एज डिफाइंड बाय सेक्शन 2 क्लॉज बी ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। बड़ी सरल परिभाषा, सीधी परिभाषा। अब साथ साथ अगर आप देखेंगे क्लॉज डी में बेल बॉन्ड को भी डिफाइन कर दिया गया। अगर आप याद रखना चाहें तो ये जो डी शब्द आपको दिख रहा है, इसको आप कहीं ना कहीं इस बॉन्ड के डी से रिलेट कर सकते हैं थोड़ा सा। अब ऑफ कोर्स यू हैव टू हैव सम वे टू मेमोराइज इट, यू कैन नॉट जस्ट सिंपली क्रैम्प एवरीथिंग, आप रट्टा नहीं मार सकते, कोई ना कोई टेक्निक तो बनानी पड़ेगी याद रखने की। प्रीलिम्स में आ जाते हैं सवाल। डी बॉन्ड, बॉन्ड का डी और क्लॉज डी, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद भी हो जाता है। सेक्शन 2 क्लॉज डी में अगर आप देखेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने बेल बॉन्ड को भी डिफाइन कर दिया है। क्या है बेल बॉन्ड? बहुत सिंपल परिभाषा है, अंडरटेकिंग है दैट किसी ने जमानत दी है, आपकी श्योरिटी दी है कि आप कोर्ट की कंडीशंस के साथ कंप्लाई करेंगे, कोर्ट ने जब कहा है तब आप हाजिर हो जाएंगे कोर्ट के सामने, जो भी कंडीशंस कोर्ट की है बेल की, आप उन इंपोज्ड कंडीशंस को कंप्लाई करेंगे, ये आप अंडरटेकिंग दे रहे हैं, उसे कहा जाता है बेल बॉन्ड। यू आर गिविंग एन अंडरटेकिंग विद श्योरिटी, यानी कि कभी कभार आपके फिक्स डिपॉजिट के पेपर लगते हैं, कोई व्यक्ति के गाड़ी के पेपर लगते हैं, श्योरिटी भी साथ में होती है, किसी व्यक्ति की कोई जमानती खड़ा होता है आपके लिए कि भाई मैं इस व्यक्ति की बाइंदरी दे रहा हूं, मैं इस व्यक्ति की श्योरिटी दे रहा हूं, ये मेरा आश्वासन है, ये व्यक्ति कोर्ट की कंडीशंस के साथ कंप्लाई करेगा और जब कोर्ट में बुलाया जाएगा हाजिर भी होगा। ये लीजिए मेरी गाड़ी के पेपर, ये लीजिए मेरे घर के पेपर, ये लीजिए मेरे स्कूटर के पेपर, ये लीजिए मेरे फिक्स डिपॉजिट, मैं कोर्ट में जमा कर रहा हूं एज श्योरिटी, मैं जमानती हूं, ये व्यक्ति जरूर कोर्ट में प्रस्तुत हो, उसे कहा जाता है बेल बॉन्ड। और अगर आप क्लॉज ई में देखेंगे तो वहां पे सिंपली बॉन्ड डिफाइंड है। अब बॉन्ड जो होता है उसमें पर्सनल अंडरटेकिंग भी आ जाती है या अंडरटेकिंग आ जाती है विदाउट श्योरिटी, मतलब कोई और जमानती नहीं है, आप अपने खुद के, मान लीजिए एफडी के पेपर लगा रहे हैं, कभी कभार लेस सीरियस ऑफेंसेस में ऐसा होता है कि पर्सनल बॉन्ड पे भी व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है, उसे कहा जाता है सिंपली बॉन्ड। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने उसको डिफाइन करा है एज सिंपली बॉन्ड, कि बेसिकली यू आर बाउंडिंग योरसेल्फ, आप अपने आप की खुद जमानत दे रहे हैं, श्योरिटी दे रहे हैं, ये लीजिए मेरे एफडी के पेपर या गाड़ी के पेपर, मैं समय पर कोर्ट भी पहुंचूंगा और कंडीशंस के साथ कंप्लाई भी करूंगा, कोई और श्योरिटी नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं बेल बॉन्ड जो है वहां पे विद श्योरिटी है और जो बॉन्ड है वहां पे विदाउट श्योरिटी, मतलब कोई और जमानती नहीं खड़ा हो रहा है, मैं खुद की जमानत दे रहा हूं। अंडरटेकिंग विदाउट श्योरिटी या पर्सनल बॉन्ड, उसे कहा जाता है सिंपली बॉन्ड। बेल बॉन्ड जब कोई और जमानती खड़ा हो रहा है मेरे लिए, अंडरटेकिंग फॉर कंप्लाइंग विद कंडीशंस विद श्योरिटी, उसे हम कहते हैं बेल बॉन्ड। सबसे पहले तो आप देखिए इन डेफिनेशंस को लेकर आने का बहुत अच्छा काम हमारे लेजिस्लेचर ने करा है। संसद का ये बड़ा ही अच्छा कदम है टुवर्ड्स ब्रिंगिंग क्लैरिटी। हमें नहीं समझ आता क्योंकि आज हम बैठ के सिर्फ इस सेशन को कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हमें एग्जामिनेशन देना है। जब हम प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी पे आते हैं तब ये चीजें बहुत काम आती है, बिकॉज क्लैरिटी होना प्रोविजन में, क्लैरिटी होना कॉन्सेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन व्हेन यू आर practically applying the concepts, not just for writing answers. आगे चलते हैं, अब चैप्टर 35 की तरफ चलते हैं। ये डेफिनेशंस तो ठीक थी, अब जो चैप्टर नंबर 35 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, अगर आप वहां पे देखेंगे तो बड़े ही इंटरेस्टिंग चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। एक तो मैं चेंज आपके साथ पहले डिस्कस कर भी चुका हूं जो कि 479 है, विच इज सेक्शन 479 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
2023, जहां पे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के बारे में मैंने चर्चा करी थी। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के बारे में चर्चा करी थी। वहां पे हमने 3 एस्पेक्ट्स के बारे में समझने की कोशिश करी थी। मैं ब्रीफ में आपको बता दूं, अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो उस व्यक्ति ने अगर 1/3 अपनी इंप्रिजनमेंट जो प्रिस्क्राइब्ड है ऑफेंस के लिए, अगर 1/3 टाइम के लिए वह व्यक्ति ऑलरेडी कारावास में कस्टडी में था, तो उस व्यक्ति को बेल पे रिलीज करा जा सकता है। दैट पर्सन इज एंटाइटल्ड टू रिसीव बेल। ये कहां से कॉरेस्पॉन्ड करता है? ये कॉरेस्पॉन्ड करता है 436 कैपिटल ए ऑफ सीआरपीसी। अगर आप लोगों ने इस प्रोविजन पे ध्यान दिया हो तो आपको याद आएगा 436 कैपिटल ए ऑफ सीआरपीसी, वहां से ये प्रोविजन 479 बीएनएसएस कॉरेस्पॉन्ड करता है। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स के लिए एक बड़ी रियायत दे दी। 436 कैपिटल ए में अगर आप देखेंगे तो वहां पर हाफ अगर इंप्रिजनमेंट आप अंडरगो ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट मींस यू आर एन अंडर ट्रायल ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। अगर आप आधी सजा जो दी हुई है, अगर आप उतनी कस्टडी में रह चुके हैं, तब आपको बेल मिल सकती है। 479 की अगर आप बात करेंगे तो यहां पे आधी सजा का तो प्रावधान एज इट इज है कि मान लीजिए 3 साल तक की सजा प्रिस्क्राइब्ड है उस ऑफेंस के लिए। मान लीजिए रेप का थेफ्ट का ऑफेंस है, 3 साल तक की सजा प्रिस्क्राइब्ड है। अब क्या हुआ, इस 3 साल की सजा में से आप लगभग 2 साल से जेल में हैं, तो आधी से तो ज्यादा सजा आप ऑलरेडी काट चुके हैं। यू आर एन अंडर ट्रायल फॉर मोर देन हाफ। यू आर एंटाइटल्ड टू बी रिलीज ऑन बेल। इन फैक्ट जब 1 ईयर 6 मंथ्स पूरे हो जाते हैं, यानी कि 18 मंथ्स पूरे हो जाते हैं, उसी समय you are entitled to be released on bail as per 436A CRPC and also as per 479 BNSS। ये दोनों ही प्रोविजंस में आपको मिल जाएगा हाफ सजा का एस्पेक्ट। पर 479 क्या कर रहा है? जो बीएनएसएस का प्रोविजन है हमारा 479 का, वहां एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ऐड कर दी गई है। वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, यानी कि उस व्यक्ति को कभी भी किसी और ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं करा गया है, तो वहां पे 1/3 अगर आप इंप्रिजनमेंट अंडरगो कर चुके हैं, तब भी आपको बेल मिल जाएगी। यानी कि अगर लेट अस से चोरी का मामला था, 3 साल तक की सजा प्रिस्क्राइब्ड है, अगर आप 1 साल यानी कि 12 महीने, यानी कि अगर आप 12 महीने भी कारावास में रह चुके हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, यू आर एंटाइटल्ड टू बी रिलीज ऑन बेल। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स के लिए ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कदम है जो कि हमारे लेजिस्लेचर ने उठाया। इट्स अ वेरी वेरी वेलकम चेंज। 479 के फर्स्ट प्रोवाइजो में अगर आप देखेंगे तो आपको ये 1/3 वाला एस्पेक्ट बहुत क्लियरली देखने को मिलेगा। प्रोवाइजो 1 देखिए आप, सेक्शन 479 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का। वेरी वेलकम चेंज फॉर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स। ऑफ कोर्स पहली बार व्यक्ति ने एक ऑफेंस करा है, ठीक है, अगर आप उसको एज एन अंडर ट्रायल है, 1/3 भी सजा अगर वह व्यक्ति काट चुका है, यू कैन रिलीज दैट पर्सन ऑन बेल। ऑफ कोर्स वो डेथ लाइफ इंप्रिजनमेंट वाला जो एस्पेक्ट है वो तो कांस्टेंट रहेगा ही। फॉर दैट यू नीड टू हैव अ लुक एट द प्रोविजन वेरी क्लियरली। साथ साथ मल्टीपल केसेस अगर रजिस्टर्ड हैं
देन आपको 479 में बेल नहीं मिलेगी। यानी कि व्यक्ति के खिलाफ अगर एक से ज्यादा केसेस रजिस्टर्ड हैं तो उस व्यक्ति को बेल नहीं मिलेगी अंडर 479 एज एन अंडर ट्रायल प्रिजनर, उस कैटेगरी में व्यक्ति नहीं आएगा। एक और चीज, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल जो है उनके ऊपर एक ड्यूटी कास्ट कर दी गई है कि वह रिपोर्ट दें कि भाई ये जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर था, 1/3 सजा काट चुका है, या फर्स्ट टाइम ऑफेंडर नहीं है, सब्सिक्वेंटली किसी केस के सिलसिले में यह व्यक्ति कस्टडी में है तो हाफ सजा ये व्यक्ति काट चुका है। जिस भी क्राइटेरिया में वह अंडर ट्रायल प्रिजनर फिट हो रहा हो, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल जो है उनको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। ये ड्यूटी है उनकी, मैंडेट है। अगर आप 479 की लैंग्वेज पढ़ेंगे आपको ये समझ आ जाएगा। इट्स अ मैंडेट, लेजिस्लेटिव मैंडेट ऑन द सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल कि वह रिपोर्ट फर्निश करें और बताएं कि यह व्यक्ति 1/3 या 1/2 वाली कैटेगरी में फिट होता है। दिस अंडर ट्रायल प्रिजनर शुड बी ग्रांटेड बेल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज पे आते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चेंज अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 which corresponds with section 437 CRPC 1973 जिसको हम आम भाषा में रेगुलर बेल भी कह देते हैं, जिसको हम आम भाषा में रेगुलर बेल भी कह देते हैं, यह उससे कॉरस्पॉन्ड करता है। क्या यहां पे चेंज देखने को मिलता है हमें जब हम सेक्शन 480 BNSS 2023 की बात करते हैं? आप देखिए जो थर्ड प्रोवाइजो था 437 का, वहीं पे हमें 480 के थर्ड प्रोवाइजो में चेंज मिलता है। क्या चेंज है वो थर्ड प्रोवाइजो में? वह चेंज ये है कि अगर आप बेल एप्लीकेशंस देखेंगे तो बेल एप्लीकेशंस को बहुत बारी इस ग्राउंड पे रेजिस्ट करा जाता था। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब या APP जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं एक्सक्यूज मी, वो इस ग्राउंड पे रेजिस्ट करते थे बेल एप्लीकेशंस को कि इस व्यक्ति को हमें जरूरत है ये जेल में रहे क्योंकि हमें देखना है विटनेस आइडेंटिफिकेशन के लिए इस व्यक्ति की जरूरत है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए इस व्यक्ति की जरूरत है, या हमें इस व्यक्ति को और दूसरे एविडेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए अभी कस्टडी में रखना है। तो जो प्रोवाइजो 3 है ऑफ सेक्शन 437 CRPC वो कहता था दिस इज नॉट अ ग्राउंड टू रिफ्यूज बेल, कि इस व्यक्ति की हमें विटनेस को आइडेंटिफाई करवाने के लिए जरूरत है। भाई वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वैसे भी करेगी और करना चाहिए भी, बट दिस कैन नॉट बी अ सोल ग्राउंड कि आप उस व्यक्ति को बेल ना दे। हाँ, बाकी चीजों के लिए ऑफ कोर्स देखना पड़ेगा इफ द पर्सन इज एंटाइटल्ड टू बेल और कोई इंपेडिमेंट्स नहीं होने चाहिए जो 437 में ऑलरेडी दिए हुए हैं। यानी कि कोर्ट को नहीं लगना चाहिए फॉर एग्जांपल दैट दिस पर्सन विल बी अ फ्लाइट रिस्क, ये व्यक्ति तो कभी मिल ही नहीं पाएगा, अगर हमने अभी बेल दे दी तो ये व्यक्ति तो गायब हो जाएगा, ट्रायल के लिए आ ही नहीं पाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्राइटेरियाज अगर वह व्यक्ति फुलफिल करता है कि भाई हाँ इस व्यक्ति को बेल मिल जानी चाहिए, तो सिर्फ इस ग्राउंड पे कि इस व्यक्ति की जरूरत है विटनेसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, यू कैन नॉट रेजिस्ट बेल, यू कैन नॉट रिफ्यूज बेल। प्रोवाइजो 3 जो 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है, एग्जैक्टली सेम हमने रिटेन करा है दैट जस्ट बिकॉज अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई विटनेसेस, इट कैन नॉट बी अ ग्राउंड टू रिफ्यूज बेल इफ ऑल अदर कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। आप व्यक्ति को बेल दे सकते हैं, ये सोल ग्राउंड नहीं बन सकता। लेकिन एक चीज हमने रिटेन करते हुए ऐड भी कर दी है, और क्या ऐड करा है हमने ये ऐड करा है क्योंकि अब पुलिस कस्टडी जो बियॉन्ड फर्स्ट 15 डेज है वो दी जा सकती है, तो हमने यहां ऐड करा है 480 BNSS में कि व्यक्ति की जरूरत है टू आइडेंटिफाई विटनेसेस, दैट कैन नॉट बी अ सोल ग्राउंड टू रिफ्यूज बेल। साथ ही साथ जो फर्स्ट 15 डेज है उसके बाद इस व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में जरूरत है, यानी कि उन फर्स्ट 15 डेज के बाद इस व्यक्ति को हमें पुलिस कस्टडी में रखना है, इसीलिए आप इस व्यक्ति को बेल ना दीजिए, इंटेरोगेशन करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लॉट ऑफ थिंग्स दैट द पुलिस डज, वी कैन नॉट गो इनटू दैट डिस्कशन।
बट क्योंकि अब फर्स्ट 15 डेज जो प्रोडक्शन से फर्स्ट 15 डेज हैं, उसके बियॉन्ड भी पुलिस कस्टडी दी जाती है। याद कीजिए, पुरानी सीआरपीसी के 167 को पुलिस कस्टडी फर्स्ट 15 डेज में से दी जा सकती थी। इनफैक्ट इंटरचेंजेबल कस्टडी भी फर्स्ट 15 डेज, उसके बाद कंपल्सरी जुडिशियल कस्टडी। अब वो पोजीशन चेंज हो चुकी है, फर्स्ट 15 डेज के बियॉन्ड भी पुलिस कस्टडी दी जा सकती है। तो अब 480 बीएनएसएस प्रोवाइजो 3 ये बताता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ विटनेसेस तो ठीक है, वो हमने रिटेन कर लिया, साथ साथ वो जो फर्स्ट 15 डेज के बाद अगर पुलिस को कस्टडी की जरूरत है, अभियुक्त की, अक्यूज्ड की कस्टडी की जरूरत है पुलिस को फॉर इंटेरोगेशन, उसको भी आप सोल ग्राउंड फॉर रिफ्यूजिंग बेल नहीं बना सकते। इन दैट सिचुएशन ऑल्सो द अक्यूज्ड विल बी एंटाइटल्ड टू बेल, albeit all other conditions are satisfied। कोई और रुकावट नहीं है, ठीक है। तो आप सोल ग्राउंड इसको नहीं बना सकते बेल एप्लीकेशन को रेजिस्ट करने का कि इस व्यक्ति की हमें जरूरत है फॉर पुलिस कस्टडी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ विटनेसेस तो रिटेन्ड है प्रोविजन, साथ में प्रोवाइजो 3 में ये एडेड है कि दैट इस व्यक्ति की हमें कस्टडी में जरूरत है, कस्टडी ऑफ द पुलिस, पुलिस कस्टडी की जरूरत है इंटेरोगेशन करने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सोल ग्राउंड फॉर रिफ्यूजिंग और रेजिस्टिंग बेल नहीं बन सकता। द पर्सन विल स्टिल बी एंटाइटल्ड टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चेंज, ये टेक्निकल है चेंज, पर आप देखिए अगर ये फर्स्ट 15 डेज वाला प्रोविजन 480 में दैट ये सोल ग्राउंड फॉर रिफ्यूजिंग ऑफ बेल नहीं बन सकता कि आपको पुलिस कस्टडी की जरूरत है आफ्टर फर्स्ट 15 डेज, अगर ये प्रोविजन ना ऐड हुआ होता और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर में यही प्रोविजन हमें रिटेन्ड मिलता कि फर्स्ट 15 डेज के बाद भी पुलिस कस्टडी दी जा सकती है। 167 में तो फर्स्ट 15 डेज तक ही पुलिस कस्टडी मिल सकती थी, बीएनएसएस में फर्स्ट 15 डेज के बाद भी पुलिस कस्टडी मिल सकती है। तो अगर सिर्फ ये होता प्रोविजन रिटेन्ड और बेल कि प्रोविजन में ये ऐड ना किया गया होता हमारे लेजिस्लेचर द्वारा, तो यदि कोई व्यक्ति फर्स्ट 15 डेज के बाद पुलिस कस्टडी में जाता है तो उसके बाद रिस्पाइट क्या बचता उसके पास, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब तो कहते हैं व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है, उसको अभी तो फिलहाल इंटेरोगेशन के लिए हमें जरूरत है। इसी ग्राउंड पे बेल रिजेक्ट हो जाती। जो रेगुलर बेल की एप्लीकेशन है जो 480 बीएनएसएस में फाइल करता अभियुक्त, वो रिजेक्ट हो जाती। लेकिन अब लेजिस्लेचर ने बोल दिया कि फर्स्ट 15 डेज तक तो चलो ठीक है, उसके बाद अगर तुम्हें पुलिस कस्टडी की जरूरत है एंड द पर्सन इज एंटाइटल्ड टू बेल, अदरवाइज द कोर्ट इज सेटिस्फाइड कि इस व्यक्ति को बेल मिल जानी चाहिए, तो आप ये गुहार नहीं लगा सकते कि हमें पुलिस कस्टडी की जरूरत है। फर्स्ट 15 डेज के बाद अगर पुलिस कस्टडी की जरूरत है और व्यक्ति को बेल अदरवाइज मिल सकती है, ये ग्राउंड नहीं बनेगा, बेल दी जाएगी। निटी-ग्रिटीज का भी ख्याल रखा है हमारे पार्लियामेंट ने व्हाइल पासिंग दिस लेजिस्लेशन, दैट इज द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। सी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चेंज जब हम देखते एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशंस में। एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशंस में अगर आप देखते हैं 482 सबसेक्शन 4 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो कॉरेस्पॉन्ड करता है 438 के सबसेक्शन 4 से सीआरपीसी 1973। सी दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेंज दैट हैज बीन ब्रॉट। देखिए ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। पहले क्या था मैं आपको बताऊं, अगर आप पहले के सीआरपीसी में देखते तो आपको वहां देखने को मिलता कि अगर किसी महिला के साथ जो कि अंडर 16 है या अंडर 16 है या अंडर 12 है, उनके साथ रेप हुआ है या गैंग रेप हुआ है, वहां पे एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन नहीं लगती थी और एंटिसिपेटरी बेल आपको मिल भी नहीं सकती। बड़ा सीधा साफ स्पष्ट ये कानून था 438 सीआरपीसी में कि यदि अंडर 16 या अंडर 12 किसी महिला के साथ गैंग रेप हुआ है तो आपको एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन
आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, एंटीसिपेटरी बेल, एंटीसिपेटरी बेल मतलब बेल इन एप्रीहेंशन और एंटीसिपेशन ऑफ अरेस्ट। यदि एक व्यक्ति को लग रहा है कि मेरा अरेस्ट होने वाला है किसी ऑफेंस से रिलेशन में और मुझे अरेस्ट से पहले ही बेल की जरूरत है, यानी कि व्यक्ति को अरेस्ट ना करा जाए, उस टाइम पे वह पेपर दिखाकर छोड़ दिया जाए, बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा के, उसे कहा जाता है एंटीसिपेटरी बेल। व्यक्ति को लग रहा है कि मेरे को किसी फॉल्स केस में इम्प्लिकेट करा जा सकता है या मेरे को फंसाया जा सकता है किसी केस में, तो मुझे आप प्री अरेस्ट बेल दे दीजिए। अरेस्ट से पहले ही आपके पास बेल है, पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का ऑफिसर आपको अरेस्ट करने के लिए आया, आपने एंटीसिपेटरी बेल दिखा दी कि मेरे पास एंटीसिपेटरी बेल ऑलरेडी ग्रांटेड है। सेशंस कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय यानी कि ऑनरेबल हाई कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशंस को सुनते थे और ग्रांट कर सकते थे। अब जो चेंज अगर आप 482 BNSS 2023 में देखेंगे, वहां पर एक बड़ा मॉन्यूमेंटल चेंज आया। वहां पे गैंग रेप अंडर 18 अगर है तब भी आप देखिए सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 भारतीय न्याय संहिता 2023, ना तो आपको तब एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी। इनफैक्ट अगर अंडर 16 या अंडर 12 आपने किसी भी महिला के साथ रेप करा है, जो कि आपको सेक्शन 65 भारतीय न्याय संहिता 2023 में देखने को मिलेगा, तब भी आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। You read and interpret what is being told to us in section 482 of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सेक्शन 65 साथ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 70 भारतीय न्याय संहिता कॉरस्पॉन्ड ये करते हैं उन रेप के प्रोविजंस में जहां पे रेप इन सर्टेन ऑफेंसेस। 65 देखिए या 70 आप देखिए, गैंग रेप, किसी भी एज की महिला के साथ अगर गैंग रेप हो रहा है, हु इज अंडर 18, नहीं मिलेगी आपको एंटीसिपेटरी बेल। अंडर 16 किसी महिला के साथ रेप हो रहा है, वेदर इट इज गैंग रेप और नॉट, नहीं मिलेगी एंटीसिपेटरी बेल। अंडर 12 किसी महिला के साथ अगर आपने रेप करा है, वेदर गैंग रेप और नॉट, नहीं मिलेगी एंटीसिपेटरी बेल। अंडर 18 किसी भी महिला के साथ गैंग रेप करा है आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी एज पर सेक्शन 482 सबसेक्शन 4 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है जो आपको ये देखने को मिलेगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। स्ट्रिक्टर प्रोविजन है, डिनाई कर दी एंटीसिपेटरी बेल। These were the changes that have been brought to chapter 35 and even the definition clause of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. I hope you have enjoyed the session. Any constructive feedbacks are most welcome and we'll be here with you so that आपको कहीं पे भी lack of confidence ना लगे new laws से related। बहुत अच्छे changes हैं, जी हाँ बिल्कुल, हमें उन सब changes को memorize भी करना है, grasp भी करना है और अपने दिमाग में उसी तरीके से बैठाना है जैसे पहले CRPC, IPC और एविडेंस एक्ट हमारे पास था। थोड़ा समय लगेगा पर हम आपके साथ निरंतर प्रयास करते रहेंगे कि कोई भी तकलीफ आपको ना हो इन सब लॉज को समझने में। आशा करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। टिल दैट टाइम प्लीज टेक केयर एंड वील बी हियर विद अनदर फ्रूटफुल सेशन। थैंक यू सो मच।